देखिए, हमारा था लिविंग वर्ल्ड, पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, हमारा था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो चल रहा है अभी। डन। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर जो कंसीडर किया, डिस्कस किया टैक्सोनॉमी को, ठीक है, सिस्टमैटिक्स को, और नोमेनक्लेचर यानी कि जिन पर बेस्ड होती है टैक्सोनॉमी या जो सिस्टमैटिक्स है बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है, और टैक्सोनॉमिकल हायरार्कियल क्लासिफिकेशन जो था कल की क्लास में हमने इसको पूरा डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है, किंगडम यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ किंगडम के बाद फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स डिवीजन विल बी देयर। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। दीज आर 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इनके बीच बीच में कोई और आ रही है तो वो सब क्या हो जाएगी? आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज। इसके भी नीचे अगर कोई है तो वो हो जाएगी आपकी इंट्रास्पेसिफिक स्पीसीज। ठीक है, इंट्रास्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज थे, 3 तरह से हमने इनको कैटेगरीज को डिस्कस किया था। मैंने मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि आपको इन सभी डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से गिवन है। हैव यू नोटेड डाउन ऑल इन योर नोटबुक? हाँ या ना? सभी लोगों ने, सबने किया है ना? ठीक है, आप जो मैंने कल लिखवाई थी वो भी कर सकते हो। दूसरा पता है क्या भी कर सकते हो? स्पीसीज क्या होती है? अगर मैं स्पीसीज की बात करती हूँ तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ये तो होती हैं स्पीसीज। जिस ऑर्गेनिजम्स के जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कह सकते हैं। स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर आता है जीनस। क्या होता है? अगर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज होंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस कह सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो भी आपको इजी वे में समझ में आ जाए ना वहां से नोट कर सकते हो। तो जीनस क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो मिलकर के क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। देखा था ना कल हमने। इन केस ऑफ अगर आपके पास में टाइगर, लेपर्ड या लॉयन का है तो वो 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत एक दूसरे से क्या है? क्लोजली रिलेटेड हैं। तीनों ही कार्निवोरस हैं, तीनों ही वाइल्ड एनिमल्स हैं, तीनों ही मेमेलियंस हैं, तीनों ही कैट फैमिली के मेंबर्स हैं, फैलिडी फैमिली के। काफी कुछ हद तक वो क्या करते हैं? सेम कर रहे हैं। इसीलिए उनका स्पीसीज क्या है कि वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में हो गए। फिर जीनस में क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है, वो एक दूसरे से काफी कुछ रिजेंबल करते हुए, इसलिए उनका एक जीनस दे दिया, पैंथेरा। ऐसे हमने देखा था टोमेटो में, पोटैटो में, या ब्रिंजल में, सॉरी ब्रिंजल में, पोटैटो में और मकोई में। वो तीनों के स्पीसीज काफी एक दूसरे से क्या करते हैं? एंजियोस्पर्म में प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग है, ठीक है। और इस तरह से वो क्या है? काफी एक दूसरे के रिलेटेड हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? एक ही जीनस को बिलोंग कर रहे थे, सोलेनम को। फैमिली में क्या हो जाएगा? फिर सब बस चेंज करते चले जाओ। अब फैमिली क्या हो जाएगी? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को हम कहते हैं फैमिली। जैसे हमने कल देखा भी था, सोलेनम, दतूरा, है ना? दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्या थे? जीनस थे, लेकिन वो एक ही फैमिली को तो बिलोंग कर रहे थे। ऐसे ही फिर ऑर्डर, ऑर्डर में क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, है ना? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये हो जाती है क्लास। फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या हो जाएगा? क्लास, है ना? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, क्योंकि क्लास रिलेटेड क्लास, क्योंकि क्लास तो दोनों में ही थी, प्लांट्स में भी थी और एनिमल्स में भी थी। बस आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पे, ये डिवीजन भी हो सकता है और इट में भी फाइलम। वो डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्लासिफिकेशन होता है, याद रखना।
अब नेक्स्ट बचा आपका किंगडम। किंगडम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फाइलम और डिवीजन, है ना? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फाइलम और डिवीजन। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगर एनिमल होगा तो फाइलम हम यूज करेंगे, अगर प्लांट होगा तो डिवीजन वर्ड यूज करेंगे। ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की जो क्लास होगी हमारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा याद रखेगा, नॉमेनक्लेचर से तो पक्का ही पक्का आएगा, लिख के दे रही हूं मैं। या तो वो सिनोनिम, ऑटोनिम, टोटोनिम या होमोनिम में से पूछ लिया जाता है, या एक आपको नेम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है, और वो चारों ही साइंटिफिक नेम होंगे, बस आपको पहचानना होगा करेक्ट क्या है। स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, या इटैलिक लैंग्वेज का मिस्टेक हो सकता है, या जीनस और स्पीसीज के आपको कैपिटल और स्मॉल एपिथेट्स को देखना पड़ेगा, वो हो सकता है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, पर एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है नोमेनक्लेचर से, एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी आ जाता है। ठीक है, स्पीसीज से भी इसका क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक, इससे दो क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स में आपको बताते जाऊंगी कि कहां कहां से बनते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं। ये हमारी थी कौन सी? दीज ऑल आर ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज थे हमारे। अगर इनके बीच बीच में कोई कैटेगरी आ रही है, सब ऑर्डर आ गया, सब फैमिली आ गई, सब क्लास आ गई, तो वो है आपके कौन सी? इंटरमीडिएट कैटेगरीज। और यहां नीचे ये इसकी स्मॉलेस्ट है, दिस वन इज व्हाट? स्मॉलेस्ट यूनिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, पूछ लिया जाता है विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और जो किंगडम है ये क्या है? दिस वन इज द लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, ये लार्जेस्ट यूनिट है ये। अब अगर स्मॉलेस्ट यूनिट से भी बिलो कोई और यूनिट है, वो है कौन सी? आपकी इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। बकवास है। बेटा अभी ठीक है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो बच्चे, दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है? ओके ओके, चलिए ठीक है। अब हम इसके बाद में जो हमें पढ़ना है आज, वो क्या पढ़ना है हमें? ये स्पीसीज। ठीक है, क्या होती है, किसने सबसे पहले स्पीसीज को दिया, और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या होता है, और कितने टाइप्स में होती हैं ये स्पेसिफिक कैटेगरीज। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीसीज। पता है हमें कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, टैक्सोनोमिक, ये सारी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। दीज ऑल टैक्सोनोमिक कैटेगरीज आइदर दे आर ऑब्लिगेट, आइदर दे आर इंटरमीडिएट और इंटरस्पेसिफिक कैटेगरीज। ऑल टाइप ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट या कंसिस्ट टैक्सोनोमिकल हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। जब हम इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, बट सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होती है। जब हम इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि डिसेंडिंग मोड में चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कम होते हैं, बट सिमिलैरिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होती है? बढ़ती है। अब जो स्पीसीज है, हमें पता है, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। अच्छा, स्पीसीज टर्म को किसने दिया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु कॉइन्ड या हु गेव द टर्म स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज टर्म was given by John Ray. Was given by John Ray. इन्होंने दिया था। साइंटिस्ट का नेम है JOHN, जॉन रे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कि स्पीसीज में उन्होंने जो बताया क्या है, हमें पता है ना, स्पीसीज का मतलब मैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कहूंगी मैं यहाँ पे, क्लोजली, ये वर्ड ज्यादा बीच में अच्छा लगेगा, है ना, काफी क्लोज हैं, रिलेटेड तो ठीक है लेकिन क्लोजली रिलेटेड, जीनस में भी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इस तरह से, ठीक है। तो स्पीसीज में उन्होंने क्या बताया कि वही सेम ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड organisms, closely related organisms which can interbreed, ठीक है, which can naturally कह सकते हैं हम इसको, which can naturally interbreed, ठीक है, interbreed करेंगे and produce fertile offsprings, not sterile, in fact fertile offsprings, ठीक है, फर्टाइल मतलब वो ऑफस्प्रिंग्स जो आगे चल करके फिर खुद भी रिप्रोड्यूस करेंगी, उन्हें तो फर्टाइल कहते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी आगे चल करके अपने एज पर, रिप्रोडक्टिव एज पर, तो वो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो जॉन बेन ने बताया था स्पीसीज के बारे में कि ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में इजीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, और उनकी जो स्पीसीज होगी वो आराम से क्या कर सकती है, फर्टाइल, यानी कि वो अपनी जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ये वाली बात जॉन रे ने बताई थी। अब समझिएगा उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, देखिएगा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ये कोई एक एरिया है, कोई भी एक प्लेस है, और ये एक एरिया 2 है, दिस इज ए एरिया एंड दिस इज बी एरिया, कोई भी है, कोई जंगल हो सकता है, कोई नॉर्मल एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो सपोज डॉग्स हैं, इस वाले एरिया में डॉग रहते हैं और इस वाले एरिया में कैट रहते हैं। हमने कल भी पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में, मैं आपको बता रही थी कि कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, टाइगर, लॉयन, ये सब, तो वो फेलिडी फैमिली में आते हैं। लेकिन जो डॉग की फैमिली होती है वो कैनिडी फैमिली होती है, वो अलग फैमिली है ना। तो ये दोनों अलग अलग फैमिली है, अलग अलग मेंबर है। अब हम ये भी जानते हैं कि डॉग्स की एक तो वैरायटी होती नहीं है, एक ब्रीड तो होती नहीं है, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। नॉर्मल डॉग्स होते हैं तो डोमेस्टिक, बाकी के अगर आप वैरायटीज में जाएंगे तो जर्मन शेफर्ड है, पमेलियन है, या बहुत सारे अलग अलग तरह की क्या होती है, वैरायटीज है डॉग्स में। सेम इन द केस ऑफ कैट्स, लेकिन वो अलग अलग वैरायटीज हैं। सपोज यहाँ पे ये सब डॉग हैं, ये सब, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना दिया है, दीज ऑल आर डॉग्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, ये डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग तरीके की ब्रीड्स के ये डॉग हैं। यहाँ पर ये सब कैट हैं, ये अलग अलग कैट हैं, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, ये सब कैट्स हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स की कैट हैं, ये एक जैसे तो नहीं है। अब क्या होता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये अगर एक ब्रीड की कैट है और ये सेम उसी ब्रीड की कैट है तो सिर्फ यही आपस में ब्रीड कर सकते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये ब्रीड चाहे तो इसके भी साथ में ब्रीड कर सकती है, ये कैट इसके साथ में भी ब्रीड कर सकती है। देखिए मैंने बोला है यहाँ पे कैट्स हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स, इस एक एरिया में रहने वाली जो कैट्स हैं, एंड दे ऑल कैन इजीली ब्रीड टू ईच अदर, आराम से ब्रीड कर सकते हैं ये, इस तरह से, इस तरह से आ रहा है समझ में, बहुत इजीली वे में ये ब्रीड कर सकते हैं। और इनसे जो नए कैट्स बनेंगे जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, दे ऑल विल बी फर्टाइल, वो कोई भी स्टेराइल नहीं होगा। यहां तक समझ में आया। सेम इन द केस ऑफ यहाँ डॉग्स के केस में भी सेम वही कहानी होगी यहाँ पर भी, ठीक है, कि जितने भी यहाँ पे जो डॉग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के, सपोज ये कोई पमेलियन है और ये जर्मन शेफर्ड है, इस तरह से ब्रीड कर गया, ये कोई एक नॉर्मल है, कोई भी एक नॉर्मल है, डोमेस्टिक है, और कोई स्ट्रीट डॉग है और ये कोई पमेलियन है, ठीक है, ये आपस में ब्रीड कर गए, इस तरह से आपस में क्या कर सकते हैं, दे कैन इजीली इंटरब्रीड टू ईच अदर नेचुरली। कंडीशंस कब होंगी, whenever they will not get a perfect partner of their own breed, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा, ठीक है।
अदरवाइज तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही करेंगे, लेकिन इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सब के सब स्टेराइल सॉरी फर्टाइल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक, हाँ या ना? देखिएगा ये इसमें क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ पर है कैट्स, कैट्स, ये कैट्स का है ना, आर या कैट्स, हाँ आर कर लेते हैं, आर इन डिफरेंट, आर ऑफ डिफरेंट breeds can easily interbreed to each other, can easily interbreed to each other and produce fertile offspring, fertile offspring। यही सेम लाइन हो जाएगी वहां डॉग्स के केस में, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रही हूँ। वहां पर भी सेम की डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स कैन इजीली इंटरब्रीड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब अगर कोई आपसे कह दे कि क्या ये दोनों आपस में ब्रीड कर सकते हैं, यहां तक के कॉन्सेप्ट तो सही है जो जॉन रे ने बताया, उन्होंने यही तो लिखा है। पर उन्होंने क्या बोला कि अगर हम चाहें या नेचर चाहे कि ये आपस में ब्रीड कर जाए तो क्या होगा, क्या ये ब्रीड कर सकते हैं या क्या इनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो सकती है? नेवर, दे नेवर कांट ब्रीड। ये कभी भी ब्रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ही आपस में ब्रीड कर सकते हैं और उनसे जो प्रोड्यूस होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फर्टाइल होगी, ना कि स्टेराइल। ये अपने टाइम पर इजीली नए ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करेगी। आया समझ में? यहां तक इसे नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हो गया? चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो जनरली ये था, बेसिकली जो स्पीसीज था ये किस पर बेस्ड है, अगर यानी कि ये जो आपस में कैट्स है ना, भले से डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के हैं बट ये जेनेटिकली काफी एक दूसरे से क्लोज हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक लेवल पे एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली, दे कैन इंटरब्रीड ओनली। तो ये भले से डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के कैट हैं या डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग हैं, बट अगर जेनेटिकली अगर हम बात करते हैं देन ये काफी ज्यादा क्या है, जेनेटिकली एक दूसरे के क्लोज हैं। इसीलिए तो इनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो रही है ना। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जनरली जो स्पीसीज होता है, स्पीसीज इज जेनेटिकली रिलेटेड होती है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड होती है। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देती हूँ इसी के नीचे, स्पीसीज इज जेनेटिकली क्लोजली, ठीक है, या क्लोजली नहीं, बेटर नहीं लग रहा, जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम ऐसे लिखिएगा। स्पीसीज इज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्पीसीज जेनेटिकली क्लोज सिस्टम है, इट वाज गिवन बाय, आंसर विल बी जॉन रे। अगर पूछा जाए स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय, आंसर विल बी जॉन रे इन दैट केस आल्सो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था स्पीसीज इज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम, दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, was also given by जॉन रे, ठीक है, इन्होंने ही ये वाला भी कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, हाँ या ना? ये था स्पीसीज के बारे में। अच्छा, इनके अलावा अब और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे इन्होंने तो जेनेटिकली क्लोज्ड बोला, एक ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड किया था, अर्नस्ट मेयर उनका नेम था, उनको 20th सेंचुरी का
डार्विन भी कहा जाता है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो थे, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को जो दिया था, तो वो 20th सेंचुरी का डार्विन जिनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, हु इज कंसीडर एज अ 20th सेंचुरी ऑफ हु इज कंसीडर एज अ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो उसका आंसर है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर ने भी स्पीसीज के ही कॉन्सेप्ट को दिया था, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सब मैं रन कर रही हूँ, और आगे जो हम कहानी पढ़ेंगे अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नस्ट मेयर की कहानी, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे। तो ये तो था जॉनरे के बारे में। अब जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हुई है, ठीक है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड ऐसे लिख देती हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये क्या था? दिस वाज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, किसने दिया था? अभी मैंने नाम बताया आपको, गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ERNSTMAYR, ठीक है। अर्नस्ट मेयर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। उन्होंने कौन सा दिया था? जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया। और अर्नस्ट मेयर को और भी क्या कहा जाता है? ही इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं हम इसे? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। काफी कुछ इन्होंने स्पीसीज के बारे में बताया था, तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि जो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, ये किस पर बेस्ड था? दिस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, इट वाज बेस्ड ऑन, ये था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि जो भी रिप्रोड्यूसिंग एक साथ जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो अलग रहते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, समझिएगा कैसे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो इन्होंने बताया था वही सेम कहानी है कि रिप्रोड्यूस भी तो सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं जो काफी कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और उन्हीं से जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगी। तो ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था, यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस तरह से हो सकता है। इट मे बी ऑफ नेचुरल रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं, या हम नेचुरल ब्रीडिंग करवा कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे दूसरा हो सकता है आपका कैप्टिव इंटरब्रीडिंग। कैसे नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इसका मतलब सिंपली है कि आपस में इंटरब्रीड भी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ही करते हैं, जो ऑलरेडी जॉन रे ने बताया था। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये किस पर बेस्ड था? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं आपस में दे कैन इजीली इंटरब्रीड। लेकिन ये बात सही नहीं थी। कैसे? इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो मैं यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स लिख देती हूँ, क्यों ये फुलफिल नहीं हो रहे थे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे इस वाले कॉन्सेप्ट के, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर जो बेस्ड था उसकी बात कर रही हूँ। तो ड्रॉबैक, या अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ऑफ दिस कॉन्सेप्ट,
क्या क्या था? एक कॉन्सेप्ट तो ये था कि चलो ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, आते तो इसके अंदर में बैक्टीरिया भी हैं, आते तो उसके अंदर में प्लांट्स भी हैं, बट वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। यानी कि प्लांट्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे अपने क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के साथ में इंटरब्रीड करें? ठीक है। दूसरे कौन आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस चीज को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये बात तो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स पर अप्लाई होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं जो सेक्सुअली नहीं, इनफैक्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उन पर तो ये जो कॉन्सेप्ट है फुलफिल होता ही नहीं है। यही इसका ड्रॉबैक था। ठीक है। तो सबसे पहला कि दिस कॉन्सेप्ट है ना, डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट अप्लाई करते हैं हम ऑन प्लांट्स, ऑन प्लांट्स। कौन से वाले प्लांट्स? हु reproduce who reproduce through asexual method। asexual कह सकते हो, या हम प्लांट्स के लिए जो अच्छा वर्ड यूज करते हैं वो वेजिटेटिव भी यूज कर सकते हैं, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड, हाँ, रिप्रोडक्शन मेथड, उस पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा, बैक्टीरिया भी इस चीज को फुलफिल नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया तो सबके सब ज्यादातर, उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां पे कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछों में, लेकिन उनके पास तो एक ही तो सेल होती है, पूरी सब कुछ उनकी तो पूरी लाइफ प्रोसेस ही उस एक सेल के अंदर होती है, तो उनके पास में अलग से कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स तो होते नहीं है, है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि उनमें तो हम कह सकते हैं फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो क्या होता है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया, चलो प्लांट्स में तो कुछ होते हैं जो जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट ज्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करने वाले ही प्लांट्स होते हैं। अच्छा, अब बैक्टीरिया पे ये बात बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है। ऑल्सो नॉट अप्लाइड ऑन, किस पर? बैक्टीरिया पर। क्यों अप्लाई नहीं होती है? बिकॉज, ठीक है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, कौन? बैक्टीरिया, ठीक है, थ्रू, दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं वो? बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने अमीबा में देखा था, है ना, छोटा सा एक एग्जांपल, जब हमने ग्रोथ पढ़ा था तब हमने अमीबा में देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और हमें पता है कि बाइनरी फिजन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में क्या हुआ? स्प्लिटिंग हुआ और ये दो सेल्स में ब्रेक डाउन हो गया। इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। तो ये जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, या मैं ये कह दूं कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है जो इस पर बेस्ड है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड है। तो भाई ये तो एक्सेप्शन हो गए इसके, ये दो तो लिमिटेशंस हैं, ये तो इसको फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब जिन पर ये अप्लाई करता है उन पे किस तरह से अप्लाई करता है, ठीक है, वो और हम देख लेते हैं। ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात हो रही है तो यहां पर आता है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो इंटरब्रीड करते हैं तो उन सबसे ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगी, जो कि जॉन रे ने बोला था। ऐसा नहीं है, यहाँ इन्होंने ऐसा बोला था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कुछ होते हैं, कुछ से स्टेराइल भी होती है। तो इन्होंने कहा था जनरली क्या, कि जनरली जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, ठीक है, वो दोनों तरह के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे मे बी फर्टाइल, दे मे बी स्टेराइल। देखिएगा कैसे। ठीक है। तो सम क्लोजली रिलेटेड organisms can easily interbreed, ठीक है, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? जरूरी नहीं है कि वो सबके सब फर्टाइल हो, कुछ स्टेराइल भी होते हैं।
but they may reproduce both type of organism, both type of organisms। अच्छा, ये जो बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिम्स की बात हो रही है, ये कौन कौन से हैं? ये आपके स्टेराइल भी हो सकते हैं, दे मे बी स्टेराइल, और एंड दे मे बी फर्टाइल टू। फर्टाइल भी हो सकते हैं और स्टेराइल भी हो सकते हैं। और जो इस तरह का जो इंटरब्रीडिंग होता है, इट इज नॉट मतलब ऑलवेज पॉसिबल, ये सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही पॉसिबल होता है। whenever any organisms does not have a perfect partner for mating, उस केस में ही ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि रेगुलरली हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल एक स्टेराइल का बताऊंगी और एक फर्टाइल का बताऊंगी। ठीक है, देखिएगा, एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक मेल डंकी और फीमेल हॉर्स काफी ज्यादा क्या है, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो मेल डंकी और फीमेल, इधर करती हूँ मैं इसको, फीमेल हॉर्स, अगर इन दोनों की क्रॉसिंग होती है, ठीक है, तो इनसे जो प्रोड्यूस होने वाला ऑफस्प्रिंग होता है उसे हम म्यूल कहते हैं, म्यूल, MULE। और म्यूल एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है। म्यूल से एक नया म्यूल नहीं बन सकता है, एक नया म्यूल बनाने के लिए हर बार यही ब्रीडिंग होगी तो ही नया म्यूल बनेगा। ये स्टेराइल है, जब भी म्यूल का रिप्रोडक्टिव फेज आएगा इट विल नेवर रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, वो अपने आप को कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है, स्टेराइल है। ऐसे ही अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, ये नेचुरली होता है, ये नेचुरल इंटरब्रीड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये नेचुरल इंटरब्रीड है, नेचुरल इंटरब्रीड। ठीक है, अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पे उल्टा कर देते हैं अब की बार। क्या, फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, उल्टा कर दिया आपकी बार। इनसे प्रोड्यूस होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है वो भी स्टेराइल होती है, वो होती है हिंदी। ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं, स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स हैं, दे विल नेवर रिप्रोड्यूस जब इनका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग होता है। एक होता है दूसरा कैप्टिव इंटरब्रीड। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना पकड़ना, आई मीन जब ये कब पॉसिबल होता है, जब उनको अपना पार्टनर नहीं मिला है और एक्चुअली इसको जू के अंदर में करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्टाइल है, तो फर्टाइल का एक एग्जांपल आपको मैं लेकर के बताती हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल है टाइगोन का। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल टाइगोन, फर्टाइल है और ये कैप्टिव। ये जो फर्टाइल है स्टेराइल इंटरब्रीड, नेचुरल इंटरब्रीड का एग्जांपल है, और फर्टाइल जो है ये कैप्टिव इंटरब्रीड के एग्जांपल हैं। हाँ? ठीक है, क्या होता है इसमें, किसी केज वगैरह के अंदर में या नॉर्मली अगर ये किसी जू वगैरह के अंदर में है तब ये चीज होती है, लेकिन इनसे होने वाली ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होती है। मेल टाइगर अगर है और फीमेल लॉयन, इन दोनों की अगर क्रॉसिंग कराई जाए, ठीक है, तो इनसे प्रोड्यूस होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है उसे हम कहते हैं टाइगोन, TIGON। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइगोन। स्टेराइल नहीं है, फर्टाइल है, टाइगोन से नया टाइगोन बन सकता है। ठीक है, दूसरा एक और जो एग्जांपल है, अगर आप हम इससे क्या कर दें, आपकी बात उल्टा कर दें। ठीक है, अब की बार क्या कर दें, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। ठीक है, इनसे होने वाली जो स्पीसीज है, जो फर्टाइल स्पीसीज है, उसे हम क्या कहेंगे, लाइगर, LIGER। तो ये जो लाइगर एंड टाइगोन है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, कैप्टिव इंटरब्रीड के एग्जाम्पल हैं। और ये जो म्यूल एंड हिंदी है, स्टेराइल है, ये किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल इंटरब्रीड के एग्जाम्पल है।
ये कहानी हम किसके अंदर में पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अंदर में पढ़ रहे हैं, जो कि किसने दिया था? अर्न्स्ट मेयर ने दिया था। और ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड था? दिस वाज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या ये जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसको फुलफिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। या मैं ये कह दूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें तो ये बात अप्लाई होती ही नहीं है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना? जल्दी से बोलिएगा, यस और नो। पक्का ना? नोट करिएगा जल्दी यहां से, फिर हम आगे चलते हैं। रब कर दूं क्या? हाँ जी बेटा, बताइएगा। कर दूं? चलिए, ठीक है। तो हमने स्पीसीज के जो कॉन्सेप्ट थे, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, एक तो जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम और दूसरा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन। जो स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, और हमने जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जब किसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसका कोई ना कोई बेस जरूर होता है ना? तो वो किस बेसिस पर क्लासिफाई करेगा उसे हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज हमने पढ़ लिया, याद रखिएगा, जरूर 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 क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टेराइल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये कौन से इंटरब्रीड के एग्जांपल हैं? आदर नेचुरल इंटरब्रीड और कैप्टिव इंटरब्रीड। ठीक है, पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज व्हाट? टाइप्स ऑफ स्पीसीज पर। ठीक है, हम यहाँ बहुत टाइप्स के स्पीसीज के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, आफ्टर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बाद में नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीसीज जो है उसे हम पढ़ रहे हैं, और इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सब स्पीसीज और वेराइटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ स्पीसीज, इसका बेसिस क्या है? बेसिस है यहाँ पर प्रेजेंस, मैं ऐसे लिख देती हूँ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सब स्पीसीज और वैरायटी। उसमें सब स्पीसीज है कि नहीं है, वैरायटी है या नहीं है, इस बेसिस पर स्पीसीज को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, और वो दो टाइप्स की जो स्पीसीज की क्लासिफिकेशन थे वो कौन कौन से थे? वो ये दो थे। एक तो कि अगर उसमें स्पीसीज, सब स्पीसीज या वैरायटी नहीं है, और दूसरा ये कि अगर उसमें है, एक से ज्यादा है। ठीक है, एक से ज्यादा है, बेसिस सब स्पीसीज या वैरायटीज पे अगर देखिएगा, यहां पर अगर सब स्पीसीज प्रेजेंट होगी तो मतलब स्पीसीज से ज्यादा एक और स्पीसीज है, स्पीसीज से ज्यादा अगर कोई वैरायटी है तो स्पीसीज से ज्यादा एक और, यानी कि अगर मैं सिंपल बेसिस में आपको किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा मिल सकता है, बेसिस ऑन इंट्रा स्पेसिफिक, बेसिस ऑन इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपको जो ठीक लगे आप वो वाला बेसिस कर लीजिएगा, ये बेसिस या तो ये बेसिस, सब स्पीसीज या वैरायटी है कि नहीं है, या इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी है कि नहीं। इस पर ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पॉलीटाइपिक स्पीसीज, फर्स्ट टाइप। सेकंड इज मोनोटाइपिक स्पीसीज, मोनोटाइपिक स्पीसीज। देखो नाम से पता चल रहा है, हमेशा ध्यान, मैंने बोला है ना कि रटने का नहीं समझने का है। पॉलीटाइपिक, पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। ठीक है, टाइपिक मतलब टाइप से बात हो रही है। अगर मैं यहां पे लिखती हूं कि इफ मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, मोर देन वन स्पीसीज क्या होगी? कि अगर सब स्पीसीज प्रेजेंट है तो मोर देन वन स्पीसीज आर प्रेजेंट, तब हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलीटाइपिक स्पीसीज। या और दूसरा मैं क्या लिख सकती हूँ? और क्या लिख सकती हूँ? प्रेजेंस ऑफ
सब स्पीसीज और वैरायटी। अगर एनिमल है तो सब स्पीसीज, और अगर प्लांट है तो वैरायटी। ऐसी वाली जो स्पीसीज होंगी उनको हम पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मोनो का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक स्पीसीज ही होगी, नो सब स्पीसीज, नो वैरायटी। यहाँ पे क्या होगा? नो सब स्पीसीज एंड वैरायटी इज प्रेजेंट। ऐसी स्पीसीज को हम मोनोटाइपिक स्पीसीज कहेंगे। हाँ या ना, जल्दी से बोलिए, समझ में आया है कि नहीं आया है? स्पीसीज यस और नो आ गया ना? देखो इसके तो हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं प्लांट के एग्जांपल लेती हूँ फिर एक एनिमल का एग्जांपल लूंगी। कोई भी सब स्पीसीज नहीं होना चाहिए, कोई वैरायटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे सिर्फ एक स्पीसीज ही प्रेजेंट है उसके पास में। जैसे रोजा इंडिका या विनिका रोजिया, ठीक है, या एलियम सीपा, रोजा इंडिका, ये प्लांट्स के है ना, प्याज, ऑनियन, क्या नाम है? एलियम सीपा। ठीक है, तो ये सब क्या है? यहाँ पे कोई सब स्पीसीज, कोई वैरायटी नहीं है। एनिमल का देते हैं यहाँ पे, एनिमल का कोई भी एग्जांपल, रेटस रेटस या नाजा नाजा, कोबरा का सबसे सिंपल वाला ले लेते हैं, है ना? ये तो ये भी क्या है? यहाँ पर भी ना तो देखिए, ना तो यहाँ पे वैरायटी है और ना अगर एनिमल है तो उसमें कोई सब स्पीसीज भी नहीं है। ऐसी वाला जो स्पीसीज है, सिर्फ एक ही तो स्पीसीज है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, ओनली वन स्पीसीज इज देयर। पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। अगर मोर देन वन स्पीसीज आर प्रेजेंट है, मतलब बात किसकी हो रही है? मोर देन वन स्पीसीज है अगर, यानी कि बात हो रही है कि अगर एक एनिमल है तो उसमें सब स्पीसीज होना चाहिए, प्लांट है तो उसमें वैरायटी होनी चाहिए। ऐसी जो स्पीसीज होती है उनको हम पॉलीटाइपिक स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल प्लांट का लिख देती हूँ और एक एनिमल का लिख देती हूँ। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, है ना, या कॉलीफ्लावर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलीफ्लावर का, दैट इज व्हाट कल लिखा भी था हमने, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ओलेरेशिया बटाइरिकम। ठीक है, बटाइरिकम आ गया। ये जो एग्जांपल है, ये क्या है? हमें पता है ना, ये वैरायटी है, ये इसका स्पीसीज है, तो है ना स्पीसीज से ज्यादा एक और नेम। तो ये तो प्लांट का हो गया, आपको पता है कि ये कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, और ये इसका वैरायटी नेम है। तो स्पीसीज से ज्यादा एक और नाम इसमें एड ऑन है। दूसरा मैं एक एनिमल का एग्जांपल ले लेती हूँ, क्रॉ का ले लेते हैं, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस क्रॉ का, ठीक है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, या हम खुद अपना भी ले सकते थे, होमोसेपियंस सेपियंस, या गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे तो मैं से वैरायटी नहीं लिखूंगी, ये क्या हो गया? एनिमल की बात है तो एनिमल में ये सब स्पीसीज हो गया। स्पीसीज तो ये है, ठीक है, ये क्रॉ का साइंटिफिक नेम है। इस तरह का जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है इसे कहते हैं हम पॉलीटाइपिक स्पीसीज। आया समझ में सबको अच्छे से? ओके, ठीक है। अब दूसरा एक और हम टाइप ले लेते हैं, इधर मैं इधर में कर लेती हूँ। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीसीज। इसका जो बेसिस होगा वो क्या होगा? जीनस। यहाँ इसका यानी कि ये जो सेकंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, इनका जो बेसिस होगा दैट विल बी प्रेजेंस ऑफ जीनस। जीनस तो प्रेजेंस होगा, लेकिन क्या एक ही जीनस दो तीन ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बेसिस पर है, ठीक है। यानी कि बेसिस क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ सेम जीनस इन मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। ऐसे में पूरा लिख देती हूँ, चलिए इसको। बेसिस क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ सेम जीनस इन मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस बेटा दोनों लिखेंगे हम, यहाँ पे पूरा ही लिखेंगे, ठीक है। बेसिस है यहाँ पे, दिस इज बेसिस, और एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेम जीनस इन मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। इस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ स्पीसीज का,
उसे क्या बोला गया। ठीक है, यहाँ जीनस की बात हो रही है, तो इस तरह का, एक मिनट बच्चों, यहाँ जीनस की बात हो रही है, मैंने स्पीसीज लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइप ऑफ जीनस लिखिएगा इसको, है ना, हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जीनस का, स्पीसीज का, तो यहाँ पे आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ जीनस। एक मिनट, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीनस। तो इफ मोर देन वन ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम जीनस और नॉट हैविंग, इस बेसिस पे जीनस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वही सेम कहानी हो जाएगी यहाँ के जैसी ही, मोनोटाइपिक जीनस, मोनोटाइपिक जीनस, और सेकंड हो जाएगी पॉलीटाइपिक जीनस। मुझे बता सकते हो यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं अब? अगर आपको मोनोटाइपिक स्पीसीज और पॉलीटाइपिक स्पीसीज समझ में आ गया होगा तो आप मुझे बड़े आसानी से बता सकते हो, यहाँ पे बता दोगे। देखो मोनोटाइपिक में क्या होता है, एक ही स्पीसीज होगी जिसका एक ही जीनस होगा, उसे तो हम कहेंगे मोनोटाइपिक जीनस। पॉलीटाइपिक जीनस में मोर देन वन स्पीसीज हैविंग वन जीनस। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे मोनोटाइपिक जीनस में मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली वन स्पीसीज, है ना, ओनली वन स्पीसीज हैविंग जीनस। तो क्या हो गया, वो मोनोटाइपिक जीनस। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल नाजा, नाजा का ले लीजिए, ब्यूबो, ब्यूबो ले लीजिए, ब्यूफो, ब्यूफो ले लीजिए, है ना, या अभी विन का रोजिया ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि विन का किसी और का भी जीनस नेम होगा, उसी का ही है, सदाबहार का ही है ये, है ना। तो ये तो हो गया मोनोटाइपिक जीनस। अगर यहाँ की बात करूं तो मोर देन वन स्पीसीज हैविंग सेम जीनस, अगर एक से ज्यादा स्पीसीज हैं जिनका एक ही जीनस है, सेम जीनस है, ऐसे जीनस को हम पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकती हूँ मैं, बताइएगा। एक एग्जाम्पल तो हमने यही लिखा हुआ है, ब्रासिका ओलेरेशिया बोटाइरिकम। हमें पता है कैबेज और कॉलीफ्लावर दोनों अलग अलग हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं भले ही, लेकिन उनके नेम्स तो अलग अलग है ना, लेकिन उनका जीनस सेम है। ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपेटिटा किसका है, कैबेज का साइंटिफिक नेम है। ब्रेसिका ओलेरेशिया बोटाइरिकम किसका नेम है, ये कॉलीफ्लावर का नेम है। तो यहाँ सेम हो रहा है ना, मोर देन वन स्पीसीज हैविंग सेम जीनस। ऐसे ही पैंथेरा लियो, लायन का साइंटिफिक नेम है। लियो अलग स्पीसीज है, लेकिन आप नेम लिखिएगा, जीनस पैंथेरा ही है। पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का पैंथेरा ही है, टिग्रिस स्पीसीज अलग है। पैंथेरा पैरडस, लेपर्ड का सेम है ना जीनस नेम। ऐसे कल के जो हमने एग्जांपल कंसीडर करे थे, किसमें, पोटैटो में, मकोई में, ब्रिंजल में, स्पेसिफिक नेम सबके अलग अलग थे। पोटैटो का टुब्रोसम, एक का ब्रिंजल का मेलानोजिना, और एक जो मकोई था उसका नेग्रम था। लेकिन इन तीनों का जो नेम है वो एक ही है, जेनेरिक नेम एक ही है, दैट इज व्हाट, सोलेनम। सोलेनम टुब्रोसम, सोलेनम मकोई, सोलेनम सॉरी सोलेनम निग्रम, और सोलेनम आपका मेलानोजिना। आया समझ में कि नहीं आया, हाँ या ना? एग्जाम्पल खुद से नोट कर लोगे, यू प्लीज नोट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीटाइपिक जीनस एंड मोनोटाइपिक जीनस। आई एम नॉट राइटिंग द एग्जाम्पल्स, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से कीजिएगा। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है स्पीसीज का, यहाँ पर एक बार टाइप्स ऑफ स्पीसीज पढ़ा है, दोबारा में हमने टाइप्स ऑफ जीनस पढ़ा है, अब जीनस का नहीं पढ़ेंगे, हम फिर से वापस स्पीसीज पे आ जाते हैं। थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया, पहले अगर मैं आपको स्पीसीज का उसका सॉरी जीनस का करवा देती तो फिर बेटर था, बट इट्स ओके, आपको याद रखना है बस, है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड इज टाइप्स ऑफ स्पीसीज, टाइप्स ऑफ स्पीसीज। इसका जो बेसिस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बेसिस होगा
टाइम पीरियड, सर्वाइवल ऑफ टाइम पीरियड फॉर सर्वाइवल, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, बेसिस क्या होगा इस स्पीसीज का जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज सर्वाइवल इन टाइम पीरियड, ठीक है। सर्वाइवल इन टाइम पीरियड में आता है कि क्या दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट जीनस एक ही सेम टाइमिंग पीरियड में सरवाइव कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सर्वाइवल इन टाइम पीरियड। तो इस बेसिस पर जो स्पीसीज थे दे वर अगेन क्लासिफाइड ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनिक स्पीसीज, सिंक्रोनिक स्पीसीज, ठीक है। और अगर मैं दूसरे की बात करती हूं तो सेकेंड वन इज एलोक्रोनिक स्पीसीज, एलोक्रोनिक स्पीसीज, ठीक है। सिन का मतलब होता है सेम और एलो का मतलब होता है डिफरेंट, याद रखना है। क्रॉनिक मतलब वही टाइम पीरियड की बात हो रही है, क्रॉनिक मतलब टाइम पीरियड, याद रखिएगा। मैं लिख देती हूँ उसको। सिन का मतलब होता है सेम और क्रॉनिक का मतलब होता है टाइम या पीरियड, एक ही मतलब है। ऐसे एलो का मतलब होता है डिफरेंट और क्रॉनिक का मतलब होता है वही सेम टाइम, ठीक है। अगर सिंक्रोनिक की बात करती हूं मैं कि जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, अगर वो एक ही टाइम पीरियड में सरवाइव कर रही हैं सेम टाइम पीरियड में, तो उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनिक स्पीसीज। एलोक्रोनिक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेम टाइम पीरियड में सरवाइव नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में वो सरवाइव कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एलोक्रोनिक स्पीसीज, ठीक है। तो सिंक्रोनिक के अंदर में मैं क्या लिखूंगी, स्पीसीज survive in same time period, same time period। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल देखिएगा, हम जानते हैं कि जिस टाइम पर डायनासोर्स धरती पे थे उस टाइम पे बड़े लंबे लंबे टेरिडोफाइट्स प्लांट्स भी प्रेजेंट थे। तो लॉन्ग टेरिडोफाइट्स प्लांट्स स्पीसीज है और एक एनिमल स्पीसीज है डायनासोर्स, दे बोथ वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द सेम टाइम। तो ऐसी जो स्पीसीज है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स और डायनासोर्स, वो किसके अंदर आ गए, सिंक्रोनिक स्पीसीज के अंदर आ गए। आया समझ में सबको, हाँ या ना, ठीक है। लॉन्ग टेरिडोफाइट्स, ओके, ठीक है, लॉन्ग टेरिडोफाइट्स एंड डायनासोर्स, डायनासोर्स SOURS, ठीक है, दे बोथ सर्वाइव टुगेदर इन सेम टाइम पीरियड, ठीक है, बोथ सर्वाइव टुगेदर इन सेम टाइम पीरियड। तो ये जो दोनों की दोनों स्पीसीज होंगी, दे विल बी कंसीडर एज सिंक्रोनिक स्पीसीज। अब इधर आ जाते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा एलोक्रोनिक में, बता दीजिएगा मुझे जल्दी से। डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, है ना, सर्वाइव इन द डिफरेंट टाइम पीरियड, सर्वाइव इन द, या डिफरेंट स्पीसीज डज नॉट सर्वाइव इन द सेम टाइम पीरियड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, या इन द डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड, जैसे आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग वैसे से लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जब डायनासोर्स थे तब एंजियोस्पर्म्स नहीं थे, और जब एंजियोस्पर्म्स थे तब डायनासोर्स खत्म हो गए थे, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट है, यहाँ टेरिडोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स आज भी हैं, ठीक है, लेकिन डायनासोर्स अब नहीं है, अब एंजियोस्पर्म्स ज्यादा हैं प्लांट्स में। तो एंजियोस्पर्म्स एंड डायनासोर्स, डायनासोर्स, they both survived in different
टाइम पीरियड। डिफरेंट स्पीसीज सर्वाइव इन डिफरेंट टाइम पीरियड। समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ या ना? जल्दी से बताइएगा मुझे। अच्छा ठीक है, नोटेड करिएगा इसे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एक और हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एक दो और हैं रिमेनिंग। रब कर दूं बेटा? ओके। एक लास्ट है टाइप्स ऑफ स्पीसीज, और उसका जो बेसिस है दैट इज, बेसिस जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। हम जानते हैं ना, हमारे यहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, या आप ह्यूमन बींग्स देख लीजिएगा। आप हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स की तरफ जाइए, वहां पे आपको कैसे कैसे आदमी मिलेंगे, पतले दुबले, है ना, पिंकिश पिंकिश। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स हु लिविंग ऑन द प्लेन एरियाज और टेम्परेट एरियाज। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ प्लांट्स टू, वहां के जो प्लांट्स हैं वो भी आपको डिफरेंट मिलेंगे, है ना। लीव्स की साइड इस तरह से मिलेगी झुकी हुई, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्नो फॉलिंग होता है, ताकि वो प्लांट्स पे स्टे आउट ना रह सके और वो नीचे आ जाए, है ना। ऐसे वहां के जो एनिमल्स हैं वो भी कैसे मिलेंगे, हमारे यहाँ के कैटल्स देखिए आप, वहां के कैटल्स देखिए, गाय भैंस, है ना, वो डिफरेंट मिलेंगे, लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स एंड ऑल, है ना, साइज में भी थोड़े छोटे मिलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, तो इसी के बेसिस पर भी स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ, टाइप्स ऑफ स्पीसीज। ये लास्ट है, इसे हम पढ़ेंगे, इसके बाद फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा रह गया है, आई होप कि कल की क्लास में वो फिनिश हो जाए। टाइप्स ऑफ स्पीसीज में क्या होता है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसका जो बेसिस है वो है बेटा जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन जियोग्राफी इन जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, या आप ऐसे सिंपली लिख लीजिएगा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके टाइप पर जो स्पीसीज है इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, कितने टाइप्स में? 3 कैटेगरीज में। ठीक है, और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है सबसे पहली एलोपैट्रिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज। सेकंड जो टाइप है इसमें दैट इज पैरापैट्रिक स्पीसीज, पैरापैट्रिक स्पीसीज। थर्ड जो इसमें टाइप है दैट इज सिनपैट्रिक स्पीसीज। ठीक है, थर्ड वन इज सिनपैट्रिक स्पीसीज। देन क्या होती है समझिएगा, देखो एलो का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंट होता है, सिन का मतलब सेम होता है, और यहाँ पे जो पैरापैट्रिक है, पैरा का मतलब कुछ बीच का है ये इनका, है ना। एलोपैट्रिक में क्या होता है, सपोज ये एक कोई फॉरेस्ट है, ये दूसरा कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, कोई एरिया है जहां पे ये ए एरिया है, ये बी एरिया है, या मैं ये कह दूं इसके अंदर में जो स्पीसीज रह रही हैं वो अलग है और इसके अंदर में जो स्पीसीज रह रहे हैं वो डिफरेंट है, अलग है। एलोपैट्रिक स्पीसीज में कौन आएंगे, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया बिल्कुल डिफरेंट है, जिनके एरिया में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स और अगर हिमाचल के अंदर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें, दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, और ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया का कोई आपस में ओवरलैपिंग भी नहीं है दूर दूर तक। आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी से बोलिएगा मुझे। बिल्कुल डिफरेंट आपको एग्जांपल देके बताया है, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया पे रह रहे हैं और एक दूसरे वाले डिफरेंट एरिया पे रह रहे हैं। या पोलर बियर की मैं बात करती हूँ और एक वाइल्ड बियर की बात करती हूँ, तो पोलर बियर कहाँ है, पोलर रीजन्स पे रहता है, और वाइल्ड बियर कहाँ रहता है, नॉर्मल एरियाज में। दोनों की आप बॉडी स्ट्रक्चर देखिएगा डिफरेंट है, दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दोनों ही अपने अपने ही एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, एक दूसरे के एरिया में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो स्पीसीज होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पीसीज। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएगा हाँ या ना।
आया ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीसीज सर्वाइव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, एलोपैट्रिक में स्पीसीज सर्वाइव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, और इनके ज्योग्राफिकल एरिया की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, नो ओवरलैपिंग अकर्स, ऐसा नहीं है कि आपस में एरिया एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, नो ओवरलैपिंग अकर्स इन एलोट्रॉपिक स्पीसीज, दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। पैरापेट्रिक को मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले इधर आते हैं सिंपैट्रिक को, ताकि आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपैट्रिक में क्या होता है, सिंपैट्रिक के अंदर में अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि जो स्पीसीज होती हैं जनरली, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन सेम ज्योग्राफिकल एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अपने रहने के लिए, उसे हम कहते हैं सिंपैट्रिक, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई एक बड़ा सा जंगल है, ठीक है, और इसी के अंदर में कोई एक छोटा सा और एरिया है, ये स्पीसीज बी है, ये स्पीसीज ए है, आ रही है बात समझ में, यहाँ पे कोई एक स्पीसीज है और यहाँ पे कोई दूसरे स्पीसीज है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया है, डिफरेंट स्पीसीज हैं, और उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है जनरली किसको, सेम ज्योग्राफिकल एरिया को, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ, अगर हम आप ही के एग्जांपल, आप ही की तरफ की बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर में कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, सपोज दैट, है ना, उसके अंदर फिर से एक और कोई छोटा है, लेकिन दोनों ही वहां पे एक ही तो है, ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा ना चेंज है, बस डिफरेंट स्पीसीज जो हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं, अलग प्लांट्स हैं, अलग एनिमल्स हैं, लेकिन वो सब सर्वाइव कर रहे हैं एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, और यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। आप कह सकते हो कि ए जो है बी के थ्रू ऑक्यूपाइड है, या बी जो है वो ए के थ्रू ऑक्यूपाइड है, कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो ऐसे वाली जो स्पीसीज होती है इन्हें हम कहते हैं सिनपैट्रिक स्पीसीज, आया समझ में, ऐसी वाली स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, सिनपैट्रिक स्पीसीज। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी सिनपैट्रिक के अंदर में, बताइएगा, डिफरेंट स्पीसीज, अपना माइक बंद करो, डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई, या लिव कह सकते हो, सेम एरिया फॉर सर्वाइवल, सेम ज्योग्राफिकल एरिया, सेम ज्योग्राफिकल एरिया फॉर सर्वाइवल। यहां पे फुली ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग अकर्स, समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा। अब आते हैं हम पैरापेट्रिक स्पीसीज पे, ठीक है। पैरापेट्रिक स्पीसीज में क्या होता है तो सेम कहानी इसके जैसे ही है, ओवरलैपिंग होगी, थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी, डिफरेंट स्पीसीज होंगी, पूरा नहीं, थोड़ा सा एरिया को क्या करते हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आपके टच में कौन आ रहा है, गुजरात आ रहा है ना, गुजरात के कुछ स्पीसीज महाराष्ट्र के एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, कोई ऐसा फॉरेस्ट है जो दोनों स्टेट्स में क्या कर रहा है, एंटर किए हुए हैं, गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है, तो वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के एरिया को आपस में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं है, वहां का भी सेम सेम सा ही है ऑलमोस्ट, जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो टेम्परेचर है, सब कुछ सेम सेम सा है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, आराम से वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, जल्दी बोलिएगा। पैरापेट्रिक में, ठीक है, तो पैरापेट्रिक में क्या हुआ, जैसे सपोज करिएगा ये एक ए स्पीसीज है और ये कोई एक बी स्पीसीज है, इतना सा एरिया इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, डिफरेंट स्पीसीज हैं, बहुत ज्यादा पास में रह रहे हैं। एलोपेट्रिक बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैंने एलोपेट्रिक का एग्जांपल एक उधर का लिया है आपका, और एक एल्टीट्यूड रीजन का एग्जांपल लिया है आपका। यहाँ पे हमने एक ही स्टेट का, एक ही डिस्ट्रिक्ट का, एक ही रीजन का एरिया लिया है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज हैं, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज, उल्टा कर देंगे इसका थोड़ा सा, डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई
सम जियोग्राफिकल, सम ठीक है, सम जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अदर रीजन, ऐसे कर सकते हैं हम इसे। और यहां पे जो ओवरलैपिंग हो तो रही है लेकिन कैसी है, बहुत थोड़ी है ना, तो नैरो ओवरलैपिंग अकर्स, नैरो ओवरलैपिंग अकर्स। आ गया समझ में? डिफरेंट स्पीसीज है, कुछ ज्योग्राफिकल एरिया दूसरे रीजन का ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन वो दूसरा है जो रीजन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वो भी सेम सेम सही होता है, और बहुत थोड़ा सा इसमें ऑक्यूपाई होता है, थोड़ा सा मतलब ओवरलैपिंग थोड़ी सी होती है इसमें। इट वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट द क्लास। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना? मैम बोर्ड पर फ्लैश, बोर्ड पर कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा क्या? चलिए, तो पहले बोलना चाहिए था ये चीज तो आपको, अभी देखिएगा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।